कहानी पर अपने व्याख्यान के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करेंगे। मुझे लगता है मेरी छात्राएं भी चाहेंगी कि आप बीच बीच में महाविद्यालय में पढ़ाते रहें। बहुत कुछ जानने समझने की इच्छाएं हैं, लेकिन साथ साथ समय की जो स्थितियाँ हैं अपच के शिकार नहीं हो जाएंगे। तो और ये निरंतरता हमें बनाए रखनी है, और ये विशेष आग्रह मैं छात्राओं से जरूर करना चाहूँगा कि आगे हम ऐसे अनुष्ठान आयोजन कर सकें। इसके लिए जो है जरूर जो है हमें ध्यान रखना है। मित्रों, आज के मुख्य अतिथि भाई डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं, एक विशेष कारण से भी, क्योंकि हम कम से कम राजीव लोचन सिन्हा जी से लेकर के आदरणीय डॉक्टर दामोदर मिश्र जी तक, मैं बीच के नाम नहीं गिन रहा हूँ, सारे लोगों की ओर से आज उनका सम्मान समारोह जैसा है ये कि वे एक बड़े पद को प्राप्त हुए हैं, एक प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित किया है, और हम सब घर में और उस सम्मान में आप सब भी शामिल हो गए हैं। तो आप सब की तरफ से ये एक तरह से उनका सम्मान समारोह है। ये मेरा गुप्त एजेंडा था प्रारंभ में, अब उसे मैं खोल दे रहा हूँ। इसलिए कनिष्ठ होते हुए भी हम सब वरिष्ठों की ओर से आपको खूब बधाइयाँ। आप बेहतर जीवन जिए और वहाँ बेहतर कुछ कर सकें। समय कम है इसलिए ज्यादा बातें नहीं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात पत्नीता के संकट पर इन छात्राओं के लिए भाई इस परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर दामोदर मिश्र, वरिष्ठ कथाकार संजय जी, बड़े भाई विजय नारायण जी, के भाई, प्रमोद सर, कथाकार शिव कुमार जी, राजीव भाई और ये छात्रा। सबसे पहले मैं इस परिसंवाद के सुखद आयोजन और सार्थक परिणति के लिए सारी छात्राओं को बधाई देता हूं। बधाई इसलिए आयोजन में मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की याद आई। इसी तरह एक आयोजन में शिव कुमार जी को बुलाया गया था और हम सभी छात्रों ने और छात्राओं ने खूब बढ़ चढ़कर पूरी ऊर्जा के साथ उसमें हिस्सेदारी की, और जिससे जो बन पाया था, मंच से किसी ने कुछ बुरा भी कहा था शिव कुमार जी को लेकर, या नंदुलारी वाजपेयी जी पर आयोजन था उसको लेकर, और किसी ने अच्छी बात भी कही थी। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जो हर किसी ने पसंद की थी वह यह थी कि एक स्वर से हर किसी ने कहा था कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज के आयोजन में मैं सारा का सारा श्रेय विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने सारी बातों को रखा, कुछ के लेख कहूँ या पेपर कहूँ या वक्तव्य कहूँ, जो भी कह लीजिए उसको, इतने अच्छे थे कि मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये बीए की छात्राओं का लिखा हो। 12 पठनीयता का संकट एक उस रूप में हमारे समाज में आज नहीं है जिस रूप में हम उसको ले रहे हैं। एक बृहद रूप यह ले चुका है, और मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे ज़्यादा यदि जिम्मेदार है यदि कोई, तो वह हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी संस्थाएं, ये इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वो इसलिए इस तरह से है कि बंगला समुदाय में आप देख लीजिए, अभी कोई यही कह रहे थे, एक अलग कल्चर है साहित्य पढ़ने का। आप किसी के घर में चले जाइए, खासकर बहुत ज़्यादा दिनों से मैं पश्चिम बंगाल में नहीं हूँ, 4 साल 5 साल हुए हैं मेरे, और इस बीच हमने देखा है कि किसी भी पुस्तक मेले में आप चले जाइए तो बंगला परिवार के जितने लोग होते हैं पूरे परिवार के साथ
इवन कि छोटे बच्चे अपनी पुस्तकों को खरीदने के लिए पुस्तक मेले में जाते हैं। लेकिन उसी पुस्तक मेले में हमारा हिंदी का भी या अन्य साहित्य का भी स्टॉल लगा हुआ होता है, किताबें बिक रही होती हैं, लेकिन हम में से कोई देखने के लिए नहीं जाते हैं। और यदि गए, गलती से चले भी गए, तो सिर्फ किताब उठाकर रख कर फिर चले आते हैं। जबकि बंगला परिवार में जो कोई जाता है, यदि हर सदस्य कम से कम एक किताब तो अवश्य खरीदता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है मूल्य का संकट, की हिंदी में जो पुस्तकें छप रही वो अब इतनी महंगी हो गई हैं कि साधारण पाठक तो क्या, हम प्राध्यापक वर्ग को भी खरीद कर पढ़ने में असुविधा महसूस होती है। लगता है कि इतने पैसे कहाँ से आए, जबकि मुझे लगता है बंगला साहित्य की किताबें उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। एक कारण यह भी हो सकता है कि पुस्तकों का विद्यार्थी जीवन में हम लोगों ने देखा है कि सारी उन किताबों को जब दुकान में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो किताब की दुकान में जाकर यह कहते हैं कि पेपर बैक संस्करण है या नहीं, क्योंकि हार्ड बाउंड की जो किताबें हैं उसका दाम, और इसके लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है यदि कोई पुस्तक प्रकाशक और प्रकाशन तो लोक भारती, उन्होंने पठनीयता के संकट को एक तरह से बहुत हद तक दूर किया है। और इसलिए दूर किया है कि उसके पहले किताबों के पेपर बैक संस्करण प्रकाशित करने के बहुत ज़्यादा, जिसको खासकर विद्यार्थी संस्करण भी कहते हैं लोग, ताकि आसानी से हम उसको सहज रूप से उपलब्ध हो सके, हम उसको पढ़ सकें। तो मुझे लगता है कि एक तो पुस्तकों में मूल्य का संकट, पारिवारिक माहौल का संकट, हमारे परिवार में साहित्य के प्रति वो रुचि नहीं है जो होनी चाहिए, हमारे विकास में उनका कोई योगदान इस रूप से, इस तरह से कोई प्रत्यक्ष योगदान हमारे पास नहीं होता। जब हम विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी यहाँ जाते हैं तो खासकर कुछ खास विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक ट्रेंड सा बन गया है कि किताबों को पढ़ने, पढ़ाने और पाठ्यक्रम को पढ़ाने का शॉर्टकट फॉर्मूला। हम पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना चाहते, हम न विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और न शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट आता है। बस एक ध्यान होता है कि अधिकतम अंक कैसे उपार्जित किए जाते हैं। तो जिससे होता क्या है कि हमारा, अभी किसी ने कहा कि स्कंदगुप्त मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, मैंने भी नहीं पढ़ना चाहा था। जब मुझे पहली दफ़ा पढ़ने के लिए मिला था MA में, तो मुझे लगा था इससे खराब जयशंकर प्रसाद का कोई नाटक ही नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उस पर विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे कि आखिर क्यों वह पुस्तक हमें अच्छी नहीं लगती है, तो उसका कारण, दोष जो है वह पुस्तक या लेखक में नहीं होता है, वो हमारे में होता है। क्योंकि वह पुस्तक जिस तैयारी के साथ हमको अपने पास जाने के लिए अपील करती है, हम उसको लेकर उसके पास नहीं जाते। स्कंदगुप्त को पढ़ने के लिए कम से कम थोड़े से इतिहास की जानकारी तो अवश्य ही चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। कम से कम सारे पात्रों के नाम की जानकारी हमें जरूर चाहिए कि कौन है, नहीं है, वरना हर 2 लाइन के बाद एक नया पात्र आ जा रहा है, वो दूसरी बात करने लग रहा है, तो हम उसको नहीं समझते। तो ये भी संकट होता है कि हम बिना तैयारी के जब पुस्तकों के पास जाते हैं तो हमारी रुचि बिगड़ जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो हमने कहा कि परिवार, समाज और शिक्षक का होता है, वह होता है कि जब हम पुस्तकों के पास जाते हैं, हमारी रुचि बन रही होती है, उस समय जरूरी होता है कि वैसी पुस्तकों को हमारे सामने न लाया जाए। एक उदाहरण छोटा सा देकर मैं बात पूरी करूंगा, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुन ली है और अब समय भी बहुत ज़्यादा है, सबको बोलना है। जब मैं पश्चिम बंगाल आया था 5 साल पहले, तो मुझे ना बंगला का एक अक्षर आता था और ना मैं बंगला कुछ समझ पाता था। आज भी बंगला बोल नहीं पाता हूँ, किसी तरह समझ पाता। लेकिन आते ही मैंने कोशिश यह की थी कि बंगला पढ़ने कैसे सीख जाए, कम से कम पढ़ना तो जाने। क्या कुछ लिखा हुआ है, बस ही यदि पकड़ के इधर से उधर जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ भाई, रानीगंज पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, रानीगंज जाना है। तो मैंने कोशिश की कि भाई बंगला सीखा जाए, कैसे सीखते हैं। तो
सीखने की कोशिश की, कई दफ़ा किताबें पढ़ी, वर्णमाला के जो किताबें मिलती हैं वो सब लेकर आए, अखबार खरीदना शुरू किए। अंततः इतना नीरस लगता था कि मैं पढ़ ही नहीं पाता था, सारे के सारे रखे रह जाते। मेरे एक शिक्षक मित्र थे बंगाली, जो मूलतः ज्योग्राफी के थे। मैंने उनसे एक दिन कहा कि भाई साहब, मैं बंगला सीखना चाहता हूँ लेकिन इतना नीरस लगता है कि मैं सीख ही नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत आसान है सीखना, आप थोड़े दिन में सीख जाएंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए, पढ़िए। तो मैंने कहा ये तो कई महीनों से कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ अभी तक सीख नहीं पाया। उन्होंने कहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी रुचि, एक सच्चे मार्गदर्शक की क्या जरूरत होती है, क्यों हमको स्कंद खराब लगता है और दूसरी किताबें अच्छी लगती हैं, इसका पूरा का पूरा दायित्व समाज, परिवार और हमारे शिक्षक। उन्होंने कहा कि आप उससे आपको क्या पसंद आता है। अभी न्यूज़ पढ़ते हैं आप, तो आपको खास करके न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ना पसंद है। मैंने कहा क्रिकेट वगैरह की रुचि ठीक ठाक है हमारी, मैं पढ़ लेता हूँ उसको, मतलब पहले तो वही पेज खोजते हैं। उन्होंने कहा आप बंगला अखबार वहीं से पढ़ना, आप फ्रंट पेज मत पढ़िए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बंगला अच्छी